संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। गांधी खानदान क्यों बार बार अपने नेताओं को उकसाती है कि वो नरेंद्र भाई का इस प्रकार से न सिर्फ अपमान करें बल्कि उनकी मौत की इच्छा भी व्यक्त करें। FIR की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। महात्मा गांधी जी की तो कांग्रेस रही, इसका सोच ही फांसीवादी हो गया। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूँ, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। आपातकाल लगाने वालों को आज संविधान की याद आ गई है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। गुजरात में हार से हताश कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को बार बार गाली देने पर उतारू हो गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना कांग्रेस की आदत बन गई है? गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई अपशब्द कहे, आपत्तिजनक टिप्पणियां की। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने की बात कह रहे हैं। राजा पटेरिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर हो जाओ। हालांकि आखिरी में हत्या का मतलब राजनीतिक हत्या बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि राजा पटेरिया के इस विवादित बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं। पहले सुनिए राजा पटेरिया का वो विवादित बयान जिस पर कांग्रेसी ताली बजा रहे हैं। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कांग्रेस नेता के प्रधानमंत्री मोदी की हत्या वाले बयान के सामने आने के बाद बीजेपी का हर कोई छोटा बड़ा नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गया। मध्य प्रदेश सरकार ने बिना देर किए राजा पटेरिया पर केस भी दर्ज कर लिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि गांधी परिवार अपने नेताओं को पीएम मोदी को अपमानित करने के लिए उकसाती है। बीजेपी का आरोप है कि यह कांग्रेस की फांसीवादी मानसिकता को दर्शाता है। सुनिए। गांधी खानदान क्यों उतारू है कि नरेंद्र भाई पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर विराजमान एक व्यक्ति पर इस प्रकार का प्रहार हो, ये मात्र शब्द नहीं है। जब कांग्रेस के पास सत्ता थी पंजाब में, तब उन्होंने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ क्या खिलवाड़ किया था, इसका देश साक्षी है। गांधी खानदान क्यों बार बार अपने नेताओं को उकसाती है कि वो नरेंद्र भाई का इस प्रकार से न सिर्फ अपमान करे बल्कि उनकी मौत की इच्छा भी व्यक्त करे। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। FIR की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। और ये कांग्रेस की संस्कृति ऐसी होती चली जा रही है। अभी एक महीना भी नहीं हुआ जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को रावण कहा। ये महात्मा गांधी जी की तो कांग्रेस रही, इसका सोच ही फांसीवादी हो गया। इटली की कांग्रेस मुसोलिनी वाला सोच हो गया। और इसलिए जब आप देखोगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जब यात्रा में चलेंगे, गलत तरीके से क्या है और सही तरीके से क्या है, वीडियो तो है ना, तरीका कौन सा होता है प्रचारित करने का वो जाने। देखिए, ये बयान नहीं है, ये हत्या की साजिश है। राजा पटेरिया के खिलाफ तो हत्या की साजिश का कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक निवेदन और करूंगा, क्योंकि ये मोदी जी की अब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय, तो इसकी एक शीर्ष जांच भी होनी चाहिए कि क्या ये पाकिस्तान परस्ती जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता दिखाते हैं और पाकिस्तान से उनकी जिस प्रकार से घनिष्ठता है, क्या उसका परिणति है? क्या चाइना के साथ जिस प्रकार से राहुल गांधी बंद कमरे में बैठ के करती है, क्या उसकी परिणति है? इस पर विचार होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। देखिए, ये जो भाषा बोली गई है, इस भाषा से पूरे देश को गुस्सा है। या माननीय नरेंद्र मोदी जी की हत्या की धमकी नहीं दी गई है, ये देशवासियों, एक एक देशवासी की हत्या करने की धमकी दी गई है और इसका जवाब कांग्रेस को जनता देगी। और इस प्रकार की भाषा
बोलने वाला। मैं नहीं जानता कांग्रेस नेतृत्व ने अभी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं की है, तो इसका मतलब उनका समर्थन है, और या तो वह व्यक्ति पागल है और या तो वह व्यक्ति इस प्रकार की साजिश का कोई हिस्सा है। बयान पर विवाद बढ़ा तो राजा पटेरिया ने एक वीडियो जारी कर सफाई पेश कर दी। राजा पटेरिया खुद को गांधीवादी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि गांधीवादी हत्या की बात कर ही नहीं सकता। पटेरिया ने आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसे मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। आपने सुना राजा पटेरिया को। विचारों के आधार पर राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को इस तरह की गाली देना कितना जायज है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस ने अभी तक राजा पटेरिया पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, उनके बयान से पल्ला जरूर झाड़ लिया। तो कुछ कांग्रेस के नेता पटेरिया के समर्थन में भी उतर आए। कांग्रेस का कहना है कि अनुशासनात्मक कमेटी इस मामले को देखेगी, लेकिन होना क्या है ये जनता जानती। कांग्रेस पार्टी हिंसा ही नहीं, किसी भी प्रकार की वैचारिक हिंसा के भी खिलाफ है। तो किसी भी रूप में कांग्रेस पार्टी जिसने अपने लीडरों का बलिदान अपनी आंखों से देखा है, वह ऐसे विचारों पर सहमति दर्ज करेगी ही नहीं। राजा पटेरिया जी के बयान से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। चूंकि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन समिति है, प्रदेश से लेकर देश तक, और यह मामला बहुत गंभीर है। अनुशासन समिति निर्णय लेगी। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज जिन सवालों पर बहस होगी, सबसे पहले वो सवाल आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात ये कैसी सियासी बिसात है? क्या इस तरीके के शब्दों को जायज ठहराया जा सकता? पहले गाली अब हत्या की साजिश वाले बयान पर ताली आखिरकार क्यों बजी? सवाल ये भी कि हरा नहीं पाए तो मोदी को गाली देना विपक्ष की आदत बन गई। और सवाल ये भी कि मोदी की हत्या की बात कहकर 2024 क्या जीतेंगे, और क्या इसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। लोकेश जिंदल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले मैं लोकेश जिंदल आपके पास आता हूं। गुजरात नहीं जीत पाए तो इतनी नफरत हो गई कि हत्या की बात जुबान पर आ गई। देखिए, गुजरात के चुनाव और इस स्टेटमेंट का लेना देना नहीं है। ये बहुत खेदजनक है कि इस तरह का स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति ने दिया है। इसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा देश में अहिंसा और भाईचारे का प्रतीक और भाईचारे के लिए है। तो इसी प्रकार के आपत्तिजनक स्टेटमेंट, इनफैक्ट मैं आपत्तिजनक ही नहीं, मैं कहूंगा खेदजनक जो स्टेटमेंट है, इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, चाहे वो किसी भी पक्ष की हो या किसी भी नेता की। लोकेश जिंदल साहब, आपकी प्रतिक्रिया इतनी ही सामान्य होती अगर बीजेपी के किसी नेता ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए ऐसा कहा होता? देखिए, भले ही कांग्रेस भाजपा हमारी मतभेद हैं, बहुत महत्वपूर्ण मतभेद है हमारे, और आपस में हमारे जो मापदंड है सही और गलत के, ये भिन्न है। ये आपस में मिलते नहीं है। लेकिन हम सब भारतीय हैं और सबसे ऊपर संविधान है और इस देश का न्याय है। तो ये हिंसा, हत्या या किसी प्रकार का नहीं जिंदल साहब, मैंने सवाल किया कि अगर बीजेपी के किसी नेता ने इसी तरीके का बयान राहुल गांधी या सोनिया गांधी के लिए दिया होता तो क्या आपकी प्रतिक्रिया इतनी ही सामान्य होती? और अगर बीजेपी का कोई नेता निंदा कर देता तो उस निंदा को आप स्वीकार कर लेते? हम एफआईआर करते, जैसा कि सरकार कर रही है मध्य प्रदेश की, और न्यायिक जांच होती और कड़ी से कड़ी जो शिक्षा है, कड़ा से कड़ा दंड जो है उस व्यक्ति को दिया जाता। ठीक है जिंदल साहब, मैं आऊंगा और दर्जन भर बयान आपके सामने भी रखूंगा और लगातार स्क्रीन पर हमने चलाया भी है
कि प्रधानमंत्री मोदी को कितनी गालियां और आपके कितने बड़े नेताओं ने दी है। सारे शीर्ष नेतृत्व ने गाली दी है, मैं उस पर भी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक एक टिप्पणी मैं सबसे ले लूं। प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं गुजरात की जो हार हुई उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई कोई लेना देना नहीं है? कांग्रेस पार्टी को लग नहीं रहा कि 2024 की जो जंग है वो कैसे जीती जाएगी, इसलिए नफरत की राजनीति पर उतर आई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अभी तक मैंने कोई आधिकारिक बयान नहीं देखा है, लेकिन एक बात तो है कि आखिर ऐसी ये एक प्रकार के वातावरण की उपज है। जब आप इस एक प्रकार का घृणा का वातावरण आप पैदा कर देते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए, तो इस प्रकार की चीजें और इस प्रकार की आवाज निकलने लगती है। जब ये देखते हैं कांग्रेस का जो निचला तबके से मेरा मायने है कि जो प्रांत के कार्यकर्ता हैं या प्रांत के नेता हैं या डिस्ट्रिक्ट के नेता हैं, जब देखते हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना घृणा से बजबजा रहा है, तो वो आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं कौन इनको गाली दे, किसको कितना ज्यादा नरेंद्र मोदी को गाली दिया जाए। फिर ये देखते हैं कि क्या पुरस्कार का मापदंड क्या है। कांग्रेस के एक नेता थे इमरान मसूद, और कांग्रेस में आने से पहले वो बीएसपी से आते थे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट दूंगा। अब ऐसी भाषा का प्रयोग करने वालों को तो कायदे से राजनीति में उसे छूना तक अस्पृश्य माना जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उनको वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया और बनाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनको दी। इमरान मसूद कोई अकेले व्यक्ति हो ऐसा तो है नहीं। आप याद कीजिए, जब कांग्रेस का एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान में उन्होंने नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कही थी और कहा था कि आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में इस प्रकार की मानसिकता है कि उनको लगता है कि संभवतः नरेंद्र मोदी नहीं हो तो हम शायद कांग्रेस पुनः से राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान पर काबिज हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं। विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ। नरेंद्र मोदी को रहते हुए ऐसा संभव नहीं हो पाया। ठीक है, मैं आता हूं। इसलिए वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, संगीत रागी मैं आपके पास आता हूं। विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर सतीश प्रकाश, एक टिप्पणी आपकी। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जो बातें प्रोफेसर संगीत रागी ने कही, येन केन प्रकारण किसी तरीके से मोदी हार जाए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अभी तक ना तो इस बयान का खंडन किया, ना तो कोई कार्रवाई कर दी। एंडोर्समेंट है क्या? नहीं, देखिए, पिछले 7-8 साल में अगर देखेंगे तो भारत की राजनीति में जो भाषा का स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और भाषा की जो सुचिता वो कभी की गिरनी नहीं चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या आम जनमानस हो। लेकिन और देखो, ये भी एक कड़ा सच है कि भारत की राजनीति में शायद नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनको सबसे ज्यादा धमकियां और सबसे ज्यादा हत्या का प्रयास या हत्या का षड्यंत्र रचने में अगर जेलों में लोग बंद हैं। और नरेंद्र मोदी जी का तो बड़ा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका तो पुराना एक इतिहास भी रहा है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो तमाम बहुत सारे लोग जो एनकाउंटर में मारे गए या उनको जेलों में डाला गया। आज भी जो है, अगर आप देखेंगे, मैं तो बल्कि आश्चर्यचकित था कि जब जब चुनाव हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसी धमकियां ये भारतीय राजनीति में पहली बार हो रहा है। नहीं, सतीश प्रकाश, आप गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। सतीश प्रकाश, आप गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस देश में कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहे और प्रधानमंत्री के पद पर रहे, उससे धमकियां मिले, जान से मारने की धमकियां मिले या साजिश रची जाए, वो जेल में ना डाला जाए। आप ये कहना चाहते हैं? आप इस पर हैरानी जता रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं, मैं आता हूं, एक एक टिप्पणी सबसे ले लूं। विश्वास सारंग जी का मैं रुक कर लूं, मैं बातचीत करूंगा क्योंकि आप गलत ट्रैक पर डिबेट लेकर जा रहे थे। मैं शुरुआत में इसमें उलझना नहीं चाहता हूं। विश्वास, तथ्यों के आधार पर बात करने के लिए तैयार हूं ना आपके चैनल पे। नहीं, आप जिस ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना सतीश प्रकाश, मैं उस ट्रैक पर जाना नहीं चाहता हूं सर। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री बने, संवैधानिक पद पर बैठा है, अगर उसको जान से मारने की धमकियां मिलेंगी तो केस दर्ज होगा, उसे जेल में डाला जाएगा। नहीं, सुनिए, ठीक है, मैं आता हूं। अभी मैं डिबेट में नहीं उलझना चाहता हूं। सतीश प्रकाश प्लीज। ठीक है, विश्वास सारंग जी, लोकेश जिंदल कह रहे हैं
कि साहब आलोचना तो हो गई, हम तो दरकिनार भी कर रहे हैं, हम एंडोर्समेंट नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं है सर, सिर्फ निंदा स्वीकार कर ली जाएगी। देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, राजा पटेरिया जी ने जो कहा वो केवल राजनीतिक बयान नहीं है। देखिए, यदि किसी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करता है तो वो हम मान सकते हैं क्षम्य भी हो सकता है, पर एक नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करता है, ये अक्षम्य है। आपने बिल्कुल सही बात बोली। मुद्दा इस बात का नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और राजा पटेरिया कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस की तो ये परिपाटी रही है, संस्कार है, हम उसमें नहीं उलझना चाहते। पर आप बताइए, क्या किसी व्यक्ति को इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने का मौका मिलना चाहिए क्या? और ये जो जिस स्थान पर उन्होंने ये कहा है वो कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, वो कोई मीडिया से वो मुखातिब नहीं हो रहे या जिससे हम कहें कि स्लिप ऑफ टंग है। उन्होंने सोच समझकर कांग्रेस पार्टी का जो संवैधानिक जो संगठन का ढांचा है उसमें मंडलम एक उनका एक यूनिट है, उस मंडलम की मीटिंग में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने ये बात की है। और उन्होंने क्या कहा कि आप मोदी जी की हत्या के लिए तैयार हो जाइए। ये किस मानसिकता का परिचायक है? मैं फिर निवेदन करूंगा, ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र की शुरुआत होती है जब सोनिया गांधी जी गाली देती हैं, जब मणिशंकर अय्यर गाली देते हैं, जब मधुसूदन मिस्त्री इस तरह की बात करते हैं, जब खड़गे जी या कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी इस तरह की बात करते हैं। ये उस मानसिकता का परिचायक है। और मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आपने भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट उठाई कि सोनिया जी और राहुल जी को दिन भर से फुर्सत नहीं मिली। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं मैं नफरत के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहा हूं। ये किस श्रेणी में आता है? और राहुल गांधी की यात्रा की परिणति है ये राजा पटेरिया जी का ये षड्यंत्र और ये साजिश। क्योंकि राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें वो पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं उनको गले लगा रहे हैं। वो लड़की जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है उसको राहुल गांधी गले लगाते हैं। वो कन्हैया जी तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करते हैं वो कदम ताल करके राहुल जी के साथ चल रहे हैं। तो ये क्यों, कौन सी मानसिकता है? निश्चित रूप से ये इस देश में अक्षम्य अपराध है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इसलिए मैं ये बात नहीं बोल रहा। नरेंद्र मोदी जी 137 करोड़ के इस देश में प्रधानमंत्री के पद पर है, वो संवैधानिक पद पर है और निश्चित रूप से ये हत्या की साजिश की श्रेणी में आता है। और मैं तो ये मांग करूंगा राजा पटेरिया जी के खिलाफ FIR हो गई, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ये इसके जड़ में जाना पड़ेगा। अब तो वहां पर विश्वास सारंग जी, आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में और राजा पटेरिया पर उचित कार्रवाई हो, ये आपकी सरकार को देखना भी है। षड्यंत्र 10 जनपद से शुरू हुआ है। हाँ, ये आपकी सरकार को देखना भी है। हर्षवर्धन जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन लोकेश जिंदल जवाब देना चाहते हैं। वो कार्रवाई तो होगी ही, ठीक है, पर मैं जो बात कह रहा हूं, देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि ऐसे स्टेटमेंट की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन मंत्री जी का ये कहना कि गाली देने का जो एक ट्रेंड है ये कांग्रेस ने शुरू किया है, ये गलत है। वो भाजपा ही थी जिन्होंने मर्यादा और शब्दों के मापदंडों का उल्लंघन शुरू किया था। आप स्वयं जानते हैं किस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरे गांधी परिवार के खिलाफ कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया कि मैं उन्हें बता भी नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल एक लोकेश भाई, अगर आपके सामने टाइम्स नाउ नवभारत चल रहा हो तो आप देखिए स्क्रीन पर हमने कितनी प्रधानमंत्री मोदी को गालियां पड़ी हैं, वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं। और मैं अगर आपको नाम गिनाऊं, सुन लीजिए लोकेश भाई, सुन लीजिए सोनिया गांधी ने क्या कहा था, मौत का सौदागर, जहर की खेती करने वाले। राहुल गांधी भोपू चोर तक कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं रावण जैसे 100 सिर। उदित राज कहते हैं कि सत्ता मिले पर गरीबी तानाशाह भोगी हो जाता है। मधुसूदन मिस्त्री कहते हैं औकात दिखा देंगे। सुबोध कांत सहाय कहते हैं हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। अभी ऐसे 10 और नेताओं के नाम है, चाहिए तो मैं स्टेटमेंट गिरा दूं। किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? ये तो इसलिए लाइसेंस मिल गया। तो आपकी पार्टी तो अलग पार्टी है ना सर, सबसे पुरानी पार्टी है ना। दोनों पक्षों को रखनी होगी, शब्दों की मर्यादा दोनों पक्षों को रखनी होगी।
और इसीलिए आप कह देंगे हत्या की बात, इसीलिए कह देंगे मौत का सौदागर। ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना हो जिससे दूसरे व्यक्ति के ऊपर पर्सनल अटैक। मैं फिर कहता हूं कि ये कल्चर जो है, ये जो ट्रेंड है, इसको रोकना होगा और इसमें पार्टियों को। अरे तो कौन रोकेगा लोकेश भाई? आप तो रोकने की कोशिश में नहीं दिखाई दिए, ना आप ना आपकी पार्टी। सरकार इनकी है, ये अपने आप कानून लेकर आए, व्यवस्था लेकर आए, एफआईआर करे, दंड दे, तभी तो इसकी इस पर्टिकुलर जो एक तरीका है इसे रोका जा सकेगा। नहीं तो आप भी तो कोशिश करिए ना अपनी पार्टी के अंदर। विश्वास सारंग जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं लोकेश जी से निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छी, बड़ी ही साहित्यिक भाषा में बात की है, पर यह मुझे लगता है कि जो मैंने कहा था इसको इंडोर्स भी उन्होंने कर दिया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बदला निकालकर मोदी जी की हत्या करवाना चाहती है। उनके बयान से यह स्पष्ट हो गया। वो कह रहे हैं ये हुआ था इसलिए ये हुआ। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। और मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि ये यदि पब्लिक मीटिंग का भाषण होता, ये मीडिया के सामने बाइट होती, तो हम मान सकते थे कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। पर जब ये कांग्रेस पार्टी की मंडपम की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने ये बात चल रही है, इसका मतलब ये साजिश 10 जनपद पर रची गई है। और क्या देश भर के कांग्रेस के मंडपम के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि मोदी की हत्या के लिए तैयार हो जाओ? देखिए, ये बड़ा मामला है। ये केवल मोदी जी तक सीमित नहीं है, ये इस देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। हम इसको केवल राजनीतिक स्टंटबाजी ना माने, हम इसको केवल राजनीतिक बयानबाजी ना माने। मेरा यह मानना है कि यह सोच और यह मानसिकता हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जान से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये केवल एफआईआर तक सीमित रहने की बात नहीं है, इसमें जांच भी होनी चाहिए। क्यों राहुल गांधी रात के अंधेरे में चीन के लोगों से मिलते हैं? क्यों राहुल गांधी पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं? क्यों मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर मोदी के खिलाफ बात करते हैं? क्या ये जो पटकथा है उसकी परिणति है जो मन की बात राजा पटेरिया के मुंह पर आ गई? देखिए, ये जांच का विषय है। फिर मैं निवेदन करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रहा, मैं इस देश के नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं कि कानून में ये अक्षम्य अपराध है कि हम किसी की हत्या की साजिश करें और उसके लिए माहौल बनाए। निश्चित रूप से राजा पटेरिया ने जो कहा है वो कांग्रेस के षड्यंत्र को उजागर करता है। और सुबह से लेकर शाम तक ना राहुल गांधी कुछ बोले, ना सोनिया गांधी कुछ बोली। वो बड़ी बातें करते हैं कि मैं नफरत के खिलाफ जाऊंगा। आज उनके मुंह में ताले लग गए। ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा। ठीक है सारंग जी, मैं आता हूं। लोकेश भाई, आप जवाब दीजिएगा। स्पष्ट होती है कि हर्षवर्धन जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है नेतृत्व में, और उनकी साजिश के तहत हमारे नेता मोदी जी को मारने की साजिश चल रही है, जो बहुत ही गंभीर मामला। ठीक है सारंग जी, मैं आता हूं। हर्षवर्धन जी, आपको भी लगता है ये फ्लो में नहीं निकला है, ये पूरी साजिश है जिसका जिक्र सारंग जी कर रहे हैं, मंडपम का जिक्र कर रहे हैं, बाकायदा वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनके कैडर के लोग थे? राकेश जी, मुझे लगता है कि इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा गंभीरता से समझना पड़ेगा कि देश में हुआ क्या, क्यों अचानक इस तरह के बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं, और ये सब कुछ 8 वर्षों में क्यों सुनाई दे रहा है। गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी बरसों बरस सत्ता में रही, क्या फ्लो में ही या इरादतन कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का ऐसा बयान है कि हम इनसे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं इसलिए इनको मार देना चाहिए? मोदी मर जा तू के नारे किसान आंदोलन में लगे और मोदी मर जा की कामना कांग्रेस के नेता करें, और मोदी को मार देंगे, मोदी को थप्पड़ मार देंगे, मोदी को क्या क्या मार देंगे, और मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। ये दरअसल ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि इस देश में राजनीतिक तौर पर जो परिवर्तन हुआ, देश की जनता ने, और ये लोकतंत्र में अधिकार होता है, कोई राजशाही तो है नहीं कि गांधी परिवार के अलावा कोई और अगर सत्ता में आ गया तो उसके खिलाफ इस तरह की बातें की जाएंगी। ये हताशा है कांग्रेस पार्टी, वो जनता के साथ भरोसा नहीं बना पा रहे, संवाद उनका जनता तक नहीं पहुंचता है, तो अब उनको लगता है ही नहीं। अगर मोदी जब तक रहेगा, और ये मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आप विपक्षी नेताओं की ऑन एयर छोड़िए, ऑफ एयर यानी बिना कैमरे के बातचीत सुनिए। वो कहते हैं कि ये मोदी जब जाएगा तभी हमारा काम बनेगा। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कांग्रेसी सहित सभी विपक्षी नेताओं की आज की जुबान है।
और बड़ा शर्मनाक है कि हम लोगों को आज राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस पर बहस करना पड़ रहा है कि कांग्रेस का एक नेता ये बात कर रहा है। और फिर मैं देख रहा हूं कि टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर इतने बयान हैं कि सिर्फ उन बयानों को आप अगर राकेश जी पढ़ने लगेंगे तो हम सब नहीं, बहुत सारे बयान ऐसे हैं हर्षवर्धन जी जो भी हमने रखे भी नहीं और बहुत पुराने हो गए। ये सारे बयान जो स्क्रीन पर हमने रखे हैं वो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ये दिखाता है और देश की जनता को ये सब दिख रहा है। जब आप इस तरह से किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके के विपरीत जाकर तानाशाही तरीके से फांसीवादी कम्युनल तरीका है, ये फांसीवादी तरीका है, जब उस तरीके से आप राजनीति को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, जब सत्ता पर काबिज होने के लिए आप किसी नेता के मरने की कामना करते हैं, उसकी हत्या के लिए तत्पर रहने को कहते हैं, तो ये दिखाता है कि दरअसल आप जनता से कट चुके हैं। आप चाहते हैं कि आज नहीं तो कल मोदी नहीं रहेगा, मोदी की मृत्यु होगी, कोई अमर होकर तो आया नहीं है। आपको याद होगा जब अमित शाह का स्वास्थ्य खराब हुआ था तो बाकायदा पत्रकार हंसी मजाक में कहते थे एक वर्ग के, और बाकायदा नेता कहते थे कि अब तो अमित शाह लौटेंगे नहीं एम्स से, और अमित शाह को बाकायदा चिट्ठी जारी करनी पड़ी थी कि हम हिंदू मान्यता को मानने वाले लोग हैं, यहां तो अगर आपने मनाया कि हम मर गए तो हमारी उम्र बढ़ जाती। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास, आता हूं एक जवाब में लोकेश जी से, फिर सतीश जी और संगीत रागी जी आपके पास आता हूं। लोकेश जी, जो बातें हर्षवर्धन जी ने कही, भाजपा के नेताओं में से हो सकता है कोई आपत्तिजनक टिप्पणी आई हो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के लिए, लेकिन एक वाकई ऐसा स्टेटमेंट दिलाइए जिसमें गांधी परिवार के किसी नेता या कांग्रेस के किसी नेता के मरने मारने की कामना की गई हो। आप किस गांधी परिवार की बात कर रहे हो? हमने तो इंदिरा गांधी जी को खोया है, राजीव गांधी जी को खोया है, उनका बलिदान हुआ है, बलिदान दिया गया है। तब तो और गंभीर होना चाहिए था। आप किन की तब बात तो लोकेश भाई और संवेदनशील होना चाहिए था। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल गलत है। देखिए, मेरा कहना यह है कि ऐसे बयानों का मैं खंडन करता हूँ, कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। नहीं लोकेश भाई सुनिए सवाल क्या था, सुनिए सवाल क्या था, और भी सुनिए सवाल क्या था। जो हर्षवर्धन जी ने बात कही भाजपा के किसी नेता की हो सकता है आपत्तिजनक टिप्पणी हो, मेरा सवाल यह है कि एक स्टेटमेंट मुझे ऐसा बताइए भाजपा के किसी भी नेता का जिसमें उन्होंने गांधी परिवार के किसी नेता या कांग्रेस के किसी नेता के मरने मारने की कामना की हो। एक स्टेटमेंट सर। देखिए, जो आप कह रहे हैं ऐसे कई अपशब्द प्रधानमंत्री, नहीं अपशब्द नहीं, मरने मारने की बात, हत्या की बात। देखिए, मुझे एक स्टेटमेंट याद दिलाइए। कानूनन अपराध है, मैं तो कहता हूं ये कानूनन अपराध है, इसके खिलाफ तो आप तुलना कैसे कर रहे हैं? दोनों बातों को एक तराजू में कैसे रख रहे हैं? आप मानिए भाजपा के किसी नेता ने कांग्रेस के किसी भी नेता के मरने मारने की कामना नहीं की है, कांग्रेस पार्टी इसमें भाजपा से आगे है, आप मानिए। हत्या हुई थी, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी नथुराम गोडसे द्वारा, वो क्यों हुई थी? क्योंकि आरएसएस के सर्कल्स में नहीं लोकेश भाई, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा और आप मैं दूसरे प्रसंग में डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता हूं। देखिए, हाँ सारंग जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मेरा पूछा कि क्या आज तक कभी भी देखिए किसी को मारने की मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ये डिबेट को डिरेल करना है, क्योंकि ये घिर चुके हैं। आपकी इस बात का वो जवाब नहीं दे पा रहे कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बयान बताइए जिसमें हमने किसी विपक्ष के नेता की मृत्यु की कामना की हो। देखिए, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। और फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं, त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, पर मेरा ये मानना है कि ये केवल बयान नहीं है। आप यदि इसको केवल एक राजनीतिक बयान के रूप में लेंगे तो इसकी गंभीरता कम होती है। ये हत्या की साजिश है, और हत्या की साजिश यदि विश्वास सारंग मैं भी करता हूं तो मैं भी उसका अपराधी हूं। आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के मंडपम की बैठक चल रही है, उसमें आप कह रहे हैं कि हम सबको तत्पर हो जाना चाहिए, मोदी को मारने के लिए, उनकी हत्या के लिए तैयार हो जाओ। ये कौन सी मानसिकता है? और ये साजिश नहीं है तो फिर क्या है? और उसके बाद ताली बजती है, और ताली बजने के बाद 24 घंटे हो जाने के बाद कांग्रेस के किसी नेता का बयान नहीं आता। सही मायने में तो राजा पटेरिया जी को कांग्रेस से बाहर निकाल देना चाहिए, परंतु इसलिए नहीं निकाला जाएगा क्योंकि उनको ये निर्देश मिले हैं 10 जनपद से। ये तो प्लानिंग के तहत मोदी जी की हत्या की साजिश की जा रही है। ये मामला केवल राजनीतिक स्टंटबाजी का या बयानबाजी का नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश से जुड़ा हुआ मामला है। ये बात यहीं तक नहीं लोकेश भाई पूछने धीरे से पूछ लिया उन्होंने, सारंग जी की अरेस्ट क्यों नहीं हुए राजा पटेरिया अभी तक? किसी ने कुछ कहा, इससे काम लोकेश भाई ने धीरे से पूछ लिया कि राजा पटेरिया अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? अरेस्ट भी होंगे। देखिए, हमने तो एफआईआर दर्ज की है,
अरेस्ट भी होंगे। अब वो भगते फिर रहे हैं ना, जैसे ही मिलेंगे तो अरेस्ट भी होंगे। अब वो वीडियो डालकर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। हर चोर चोरी करने के बाद ऐसे ही सफाई देता है। हर हत्या की साजिश करने वाला अपने आप को इसी तरह इनोसेंट महसूस कराने की कोशिश करता है। राजा पटेरिया जी ने जो कहा है उसकी सजा तो उनको मिलेगी, पर मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कितना हाथ है ये भी जांच का विषय है। कांग्रेस क्यों लगातार मोदी जी की हत्या करवाने, त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो कामना यही कर रहे हैं कि मोदी जी रास्ते से हट जाएं तो उनके बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए। इस देश की जनता ने जो मोदी जी को प्यार किया है उससे चिढ़कर कांग्रेस इस तरह का षड्यंत्र कर रही है जो राजनीति में जिसका कोई स्थान नहीं है। सतीश प्रकाश जी, वाकई क्या मोदी विपक्ष के लिए इतने बड़े रोड़ा है? विपक्ष मान चुका है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी है जीत नहीं सकते हैं। नाना पटोले ने भी एक वक्त कहा था मैं मोदी को मार भी सकता हूं, गाली भी दे सकता हूं। नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि किसी राजनीति में ठीक है मतभेद रहते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और किसी के कहने से, किसी परिकल्पना करने से किसी की हत्या या आत्महत्या ये तो कहना, तो इसीलिए कुछ भी बोल देंगे, इसीलिए कह देंगे मार दूंगा, गाली दे दूंगा, हत्या का हत्या हो जाए, हत्या के लिए तत्पर रहो। निश्चित रूप से इस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। आम जो बोलचाल की भाषा उसमें भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ यही जरूर कहूंगा कि शायद नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिनको सबसे ज्यादा हत्या की धमकियां शायद इन्हीं को मिली है। और हत्या की धमकी के अपराध में बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर भी हुआ है। गुजरात इस बात तो इसमें आपको साजिश दिखती है, और तमाम लोग जेलों में भी बंद हैं। ये भारतीय राजनीति में कि ये भी एक गणित रहेगा। देखिए आप देखेंगे ना। और अरे तो आप फिर भाई बात पर आप सतीश जी आकर अटक गए। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको साजिश उनके खिलाफ होता रहे, धमकियां होती रहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। आप प्रधानमंत्री है तो कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर कितने एनकाउंटर हुए, कितने लोग जेल में बंद हैं, ये लॉजिक देने की क्या जरूरत है यहां पर? नहीं, आप सुनिए ना। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए जब चुनाव होते हैं पंजाब में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री, अभी कौन सा चुनाव है? चुनाव तो हो गया, नतीजा आ गया। हाँ मैं आता हूं हर्षवर्धन जी, आता हूं आपके पास। चुनाव हो गया, नतीजा आ गया गुजरात हिमाचल में। ये उसके बाद की बात है, आज चुनाव नहीं है। मैं ये कहता हूं, मेरा ये कहना है कि जब मैं खुद इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित था कि जब चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं नहीं ऐसे नहीं होता है ना। हर्षवर्धन जी जल्दी से जवाब, फिर मैं संगीत रागी जी का रुख करता हूं। पंजाब के चुनाव में आप देखेंगे, देखिए एसपीजी होने के बावजूद भी उनका काफिला ब्रिज के ऊपर रुका ना। देखिए बड़ा विचित्र सा है ये। सतीश जी क्या कहना चाह रहे हैं, शायद आज कुछ सोच के आए थे लेकिन कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अब राजा पटेरिया चुनाव खत्म होने के बाद वो प्रधानमंत्री की साजिश में शामिल हो गए, भाजपा की साजिश में शामिल हो गए, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बता चुका है, जिन एनकाउंटर्स पर वो सवाल खड़ा कर रहा है। और ये इस देश के लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है अगर कोई नेता ये कहता है कि जिस पर बाकायदा तय हो चुका, जिस पर न्यायालय से तय हो चुका, जांच समितियां तय कर चुकी, पुलिस तय कर चुकी, उस पर भी ये जानबूझकर संदेह खड़ा करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि इनको लगता है कि हम कोई भी बयान कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो उसको जनता कहे कि हाँ यार ये भी बात तो हो रही। क्या जितने बयान ये दिए गए हैं या जितनी साजिशें रची गई हैं, क्या इनको लगता है कि वो साजिशें सच हो जाती तब ये मानते कि हाँ ये हुआ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आतंकवादी हमला हो जाए इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? और मुझे इस तरह की कुतर्क कभी समझ में नहीं आते कि कोई भी नेता हो, वो कोई नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। इस देश ने 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकवादी हमले में खोया है और 2 आतंकवादी हमले में हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए। मुझे लगता है कि थोड़ा ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन उसके बावजूद ठीक है हर्षवर्धन जी, लेकिन इन सबके बावजूद संगीत रागी जी, उसी पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में हत्या के लिए तत्पर रहने की बात। नाना पटोले जिसका मैंने पहले जिक्र किया, मोदी को मार सकता हूं, गाली भी दे सकता हूं। रणदीप सुरजेवाला पीएम मोदी की बंदर से तुलना करते हैं, सबसे क्रूर पीएम है मोदी, सबसे नीच किस्म का आदमी है मणिशंकर अय्यर कहते हैं। उसके बावजूद उसी पार्टी के नेता नफरत का बीज बोते हैं। देखिए अश्लील शब्दों का प्रयोग या अभद्र शब्दों का प्रयोग तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत कांग्रेसियों ने किया है, बट ये जो भाषा है वो भाषा मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक भाषा है। देखिए अभी जिक्र किया जा रहा था, सतीश प्रकाश एक ढंग से व्यंग के लहजे में कह रहे थे कि भाई ये 7 साल 8 साल से जब भी चुनाव होते हैं तो इस प्रकार के प्रधानमंत्री पर खतरों की संभावना बढ़ जाती है।
तो ये इनका मानना है कि भाई जब चुनाव होते हैं तो जानबूझ करके संभवतः इस तरह की चीजें की जाती हैं। बंधु करने वाले तो कांग्रेस के लोग ही हैं। बाकी 7 साल में क्या बदला है मैं उसको बता सकता हूं। इस देश को आजाद होने के पश्चात भी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, वामपंथी, इस्लामिस्ट और कांग्रेसियों ने मिलकर के चलाया है। और जब हम वामपंथी कहते हैं तो विदेशी ताकतें इसमें शामिल हैं, जिनका जिक्र मैं अभी यहां नहीं करना चाहता हूं। वो सारी विदेशी ताकतें, इस्लामिस्ट ताकतें और देश का कांग्रेसी, ये तीनों एक गठबंधन के तौर पर इस देश में काम किया है। 2014 ने उनका एक प्रकार से तख्ता पलट हुआ, जनतांत्रिक तरीके से उनका तख्ता पलट हुआ और उसे वो आज तक नहीं पचा पा रहे हैं। वो ये न के न प्रकार न सारे वो वितंडा और प्रपंच करने को तैयार हैं, जिससे नरेंद्र मोदी को राजनीतिक मात सिर्फ नहीं दिया जा सके, उनको क्षति पहुंचाई जा सके। क्योंकि जिस भारत की अवधारणा को लेकर के चल रहे थे, उस भारत की अवधारणा में तो भारत का इस्लामीकरण होने के कगार पे जा रहा है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी बाधा के रूप में वहां उपस्थित होते हैं। वामपंथियों का जो विमर्श कांग्रेस पार्टी लेकर के खड़ी थी, जो अपनी भारत की जड़ों से ही भारत को काटने की साजिश का हिस्सा रहा है हमेशा, उस साजिश में नरेंद्र मोदी जो है उसको नकाब करते हैं और वो एक ढंग से सनातन मूल्यों के को लेकर के आगे बढ़ने वाले प्रधानमंत्री। ये सारी चीजें इस्लामिस्टों, वामपंथियों और देश विरोधी पाकिस्तानी तत्व कह रहे हैं, चाइनीज तत्व कह लें, जो भी तत्व कह लें, इन सारे तत्वों को आज बहुत कष्ट हो रहा है। पूरा जो एनजीओ ब्रिगेड आप देख रहे हैं, आप राहुल गांधी की जरा यात्रा को देखिए। ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये उन्हीं वामपंथी देशद्रोहियों के द्वारा साजिशतन रची रचाई यात्रा है। आपको उसमें प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ऐसे लोगों के शामिल होने से लगता नहीं कि ये कांग्रेस के अपने कार्डर और कांग्रेस के अपने नेताओं की देन नहीं है। तो ये जो बेचैनी है कांग्रेस के अंदर कि नरेंद्र मोदी को हम परास्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसी बात यही बेचैनी स्टेटमेंट दिलवा रही है। रागी जी मैं आता हूं, इसको बड़ी गंभीरता से लोकेश जिंदल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, रागी जी कह रहे हैं कि देशद्रोही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। ये सही नहीं है, इस बात का मैं खंडन करता हूं। देखिए, आपके पास तो सत्ता है, आपके पास सरकार है। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है, आप सेडिशन चार्ज लगाइए, आप अरेस्ट कीजिए उस व्यक्ति को। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस के साथ है वो देशद्रोही है? ऐसा तो ऐसा राष्ट्रवाद आपका क्यों है? ठीक है लोकेश भाई, एक तो मैं भारत जोड़ो, ठीक है लोकेश भाई, भारत जोड़ो यात्रा पर एक तो मैं चर्चा कर नहीं रहा हूं। मैंने कहा राहुल गांधी की भारत यात्रा में किसी भी कार्यक्रम में गैंग के लोग शामिल प्रयोग नहीं किया गया है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि भले ही नरेंद्र मोदी जी को कितनी ही घृणा हो राहुल गांधी जी से, मगर राहुल गांधी जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए केवल प्रेम। उन्होंने अरे वही राहुल गांधी जब कहा है, अरे सुनिए लोकेश भाई, वही राहुल गांधी जब चोर की बात करते हैं, जाकर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ती है। वो नफरत नहीं थी। देखिए, और एक और स्टेटमेंट, शेख हुसैन आपकी ही पार्टी के नेता हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे ... की मौत होती है वैसे ही मोदी की भी मौत होगी। वो ... को मैं फिल नहीं करना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट नहीं है साहब। मैंने आपसे लोकेश भाई शुरुआत में पूछा कि भाजपा के किसी एक नेता का स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें कांग्रेस के किसी भी नेता के मरने मारने की कामना की गई हो। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है सर, एक उदाहरण आपके पास नहीं है, और मैं कई उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। की थी नथुराम गोडसे द्वारा। अरे नाथुराम गोडसे भारत का नेता था, नहीं, नाथुराम गोडसे बीजेपी का नेता था। नाथुराम गोडसे आरएसएस विचारधारा के थे, बीजेपी का नेता था। मेरा सवाल क्या था, भाजपा के नेता क्या उदाहरण दीजिए। नहीं, नाथुराम गोडसे भाजपा का नेता था। या तो बोलिए भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा कांग्रेस इसमें आगे है। लोकेश भाई, या तो बोलिए कांग्रेस इसमें आगे है, या तो मानिए कि हाँ ये गलती है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं की जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहा। कट्टरपंथी की उस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, और उसी कट्टरपंथी
विचारधारा की भाजपा सरकार है, भाजपा की विचारधारा है। नाथुन तो गांधी ये जी कहना की गलत होगा गांधी जी की कि हत्या भाजपा के ने बाद हिंसात्मक गांधी जी की प्रवृत्ति नहीं हत्या की, के 100 चूहे बाद खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा मत कहिए कि सैकड़ों अब जो है ब्राह्मणों की जो भाजपा पूरी हत्या की गई अहिंसावादी थी, हो चुकी है और उसके बारे बिल्कुल में भी तो बात किया आपसी कीजिए दंगों ना। में विश्वास नहीं रखती। भाजपा का इतिहास रहा है हिंसा उसकी का। हत्या क्या नेहरू और ने की मैं थी? इस उसकी हत्या स्टेटमेंट क्या का नेहरू खंडन ने कर की रहा हूं, थी? लेकिन मैं इसकी आपसे एक शुरुआत चीज भाजपा को जानना करनी चाहता हूं, होगी। मैं इस देश उसको पर अपने सवाल शब्दों पूछ रहा की हूं, मर्यादा रखनी होगी। एक सवाल ये मैं 50 पूछना करोड़ चाहता की हूं गर्लफ्रेंड, ये इस तरह के जो शब्द कि अपशब्द भाजपा नाथुराम यूज करती है, गोडसे ये की इसे बंद करना होगा। गांधी जी की हत्या के बाद चित्पावन ब्राह्मणों को गिन गिन करके चुन चुन करके महाराष्ट्र में मारने का काम क्या नेहरू ने किया था? मैं पूछ रहा हूं आपसे। सैकड़ों चित्पावन ब्राह्मणों को मार डाला गया था गांधी जी की हत्या के बाद, वो नेहरू ने करवाया था ना? वो नेहरू ने करवाया था ना? नेहरू की विचारधारा ने कराया था। चर्चा कर वो सारी हत्याएं वो राजीव गांधी के समय ही सिर्फ इस प्रकार की हिंसा नहीं है, वो तो नेहरू जी ने मरवाया था सारा। नहीं करूंगा, आप मेरी बात समझिए। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। अरे भाई, प्रशांत भूषण जो कश्मीरी सेपरेटिस्टों के साथ खड़े हो रहे हैं, वही आदमी जो है वो राहुल गांधी की यात्रा के साथ चल रहा हो। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा को क्या किया जाए? कौन सी संज्ञा दी जाए? इसे भारत तोड़ो यात्रा न बोले तो भारत जोड़ो यात्रा बोलेंगे। आप मुझे बताइए, क्या हिंसा का जवाब हिंसा है? अरे तो लोकेश भाई, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, तो आप इस जो स्टेटमेंट दिया है, तो हिंसा तो बोल ही नहीं रहा। जो पटेरिया ने स्टेटमेंट दिया, आप उसके तर्क में ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के किस नेता ने कौन सा स्टेटमेंट दिया? आप नहीं बचाव करते ना उसके बचाव में। मैंने इस बात की शुरुआत नहीं की, आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि मैंने आपसे एक उदाहरण पूछा था कि भाजपा के किस नेता ने कांग्रेस के किसी भी नेता को मारने की कामना की है। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। पूछा तो मैंने उसका जवाब, आपके पास नहीं है मेरे सवाल का जवाब लोकेश भाई। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, जवाब दिया है, वक्त कम है। हर्षवर्धन जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे। नहीं, मैं बस एक जरूरी चीज ध्यान दिला देता हूं जिससे याद में रहे, लोग थोड़ा पढ़ लिख के आया करें। कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे संघ की विचारधारा से था। अरे भाई, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो जो भी किया नाथूराम गोडसे ने, उसके अपने मन मस्तिष्क में चल रही चीजें थी। और नाथूराम गोडसे को हत्यारा ये हम सब कहते हैं, कोई उसके साथ नहीं खड़ा होता है, संघ भी कहता है। लेकिन मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। जब राहुल गांधी को इस देश में भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ती है ना, तो एक स्थल याद आता है। कहां? विवेकानंद केंद्र स्मृति स्थल। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह एकनाथ राणा डे जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए वो स्थान तैयार किया था। चलिए, आप किसी बात के साथ हर्षवर्धन जी, वक्त इतना ही है। माफी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लोकेश भाई और देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि जब स्टेटमेंट देते हैं किसी भी नेता के लिए, खासतौर पर वो संवैधानिक पद पर बैठा नेता हो, तो सोच समझ कर टिप्पणी करें। ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे देश में और समाज में खाई पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काफी उत्साहित है। टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि यह जीत गुजरात की जनता की जीत है। अश्विनी वैष्णव ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G को लेकर भी कई अहम बातें कही। सुनिए। लेकिन आखिर इस गुजरात जीत के मायने क्या है? क्या वजह थी कि लगातार इतने सालों के सरकार के बावजूद भी बीजेपी 156 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित की? हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद है। उनके पास कई मंत्रालयों का प्रभार है। सर, क्या आप गवर्नेंस में ऑलरेडी हैं? 3 बड़े मंत्रालय आपके पास भी है और वो मंत्रालय है जो कि लोगों से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि गवर्नेंस क्या होता है? क्या वजह रही कि इतने सालों बाद जब एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए, आपकी पार्टी 156 सीटें लेके वहां पे कीर्तिमान स्थापित कर रही है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लंबे पब्लिक सर्विस में गुड गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है जो उन्होंने गुजरात में परफेक्ट किया, उसके बाद में अब राष्ट्रीय स्तर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके कारण जन साधारण, एक आम नागरिक में, एक कॉमन सिटीजन में एक ट्रस्ट आया है, व्यवस्थाओं में ट्रस्ट आया है, एक प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप पे ट्रस्ट आया है, भरोसा बढ़ा है। उसका नतीजा है कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, स्टेट आफ्टर स्टेट, 2014, 2019 के चुनाव, हर एक चुनाव में लोगों का ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी पे बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे
सबसे बड़ा कारण है गुड गवर्नेंस। आप गुड गवर्नेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या ऐसी पॉलिसीज जो लोगों को कनेक्ट करती है, ऐसी पॉलिसीज जो लोगों के हालात को बेटर करती है, कैसे कनेक्ट करते हैं? क्योंकि एक फेथ एक चीज है, पर्सनालिटी एक चीज है, लेकिन जब तक लोगों के पास वो चीजें सरकार का या पॉलिसीज का फायदा नहीं मिलेगा तब तक तो कुछ असर नहीं होगा। गुड गवर्नेंस के मायने क्या है? गुड गवर्नेंस के मायने है एक कॉमन सिटीजन को सेंटर में रख के सारी व्यवस्थाएं इर्द गिर्द बनाएं, ट्रांसपेरेंसी लाएं, हैसल फ्री सर्विस डिलीवरी हो, करप्शन फ्री सर्विस डिलीवरी हो। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप 45 करोड़ जनधन अकाउंट बने, आधार 135 करोड़ बने, यूपीआई का पेमेंट सिस्टम बना, इन सब के कारण आज तक करीब करीब 26 लाख करोड़ रुपए लोगों के खातों में सीधे पहुंचाए गए। याद कीजिए राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से 15 पैसा पहुंचता है। आज 1 रुपया भेजते हैं, पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौट।